नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहा हूं। आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। हम लेकर हाजिर हैं आपकी आवाज में आज बात बजट, बचत, उम्मीदों और राहत की। कोरोना काल के बाद देश का बजट आ गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पूरी तरह से पेपरलेस और डिजिटल बजट पेश किया। बीजेपी इस बजट को आत्मनिर्भर भारत बनाने वाला बजट बता रही है, तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि इस बजट ने सिर्फ निराश और हताश ही किया है। बजट में रोजगार बढ़ाने और देश के विकास का दावा बीजेपी का है, तो कांग्रेस ने वार किया कि नौकरी पेशा मध्यम वर्ग को कुछ नहीं मिला। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे, ये ढूंढने की कोशिश करेंगे कि आपकी जेब में क्या आया, आपकी थाली में क्या आया। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। देश के इतिहास में पहली बार पेपरलेस, पूरी तरह से डिजिटल बजट पेश हुआ। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तीसरी बार देश का बजट पढ़ा। यह बजट ऐसे समय में आया है जब पूरी दुनिया कोरोना की मार के बाद उबरने की कोशिश कर रही है। देश की जीडीपी भी लगातार 2 बार माइनस में चली गई। ऐसे में हर सेक्टर, हर अमीर गरीब को इस बजट से बहुत सी उम्मीदें थी, मगर राजस्व बढ़ाने के साथ साथ आम आदमी को राहत और देश के विकास को रफ्तार देने की जिम्मेदारी वित्त मंत्री के कंधों पर थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पढ़ने के बाद कहा, यह बजट देश के विकास और हर वर्ग को राहत देने वाला है। If there are two important feature of this budget, it is that we chose to spend big on infrastructure, which spans across roads, bridges, ports, power generation, and so on. And also to, as a second feature, attend to the need of the health sector. And even there, capacities for better health management had to be brought in the light of what we have gone through in the last year. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बजट के लिए वित्त मंत्री और उनकी टीम को बधाई दी। पीएम ने कहा, इस बजट में आम आदमी पर कोई नया बोझ नहीं डाला गया है। आम लोगों के जीवन में ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाने पर इस बजट में जोर दिया गया है। मैं इसके लिए देश की वित्त मंत्री निर्मला जी को और उनके साथी मंत्री अनुराग जी और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। बजट पढ़ने की शुरुआत में ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था, ये बजट आत्मनिर्भर भारत को एक नई दिशा देने में मददगार साबित होगा। एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी बजट की तारीफ की और कहा कि ये बजट पीएम मोदी के जुनून, जज्बे और जिद को दिखाता है। इन परिस्थितियों में इससे क्रांतिकारी बजट की कल्पना कोई नहीं कर सकता था। इस बजट में मोदी जी की जिद, जुनून और जज्बा एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और सशक्त भारत के निर्माण का न केवल दिखाई देता है बल्कि इससे साकार होता है। एक तरफ जहां बीजेपी इस बजट को रोजगार परख और आम आदमी के लिए राहत वाला बजट बता रही है, तो वहीं कांग्रेस इस बजट पर हमलावर है। एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट कर इस बजट को उम्मीदों पर पानी फेरने वाला बजट बताया है, तो दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने बजट के बहाने केंद्र की मोदी सरकार को निशाने पर लिया है। बहुत ही निराशाजनक, और अभी तक के जितने बजट हुए हैं सबसे ज्यादा जीडीपी की गिरावट। किसानों को कुछ नहीं मिला, बेरोजगारों के लिए कुछ नहीं है, नौकरी पेशा वालों के लिए कुछ नहीं है, मध्यम वर्ग के लिए कुछ भी नहीं है। 9.5% घाटे और 2 बार माइनस में जीडीपी जाने के बाद पेश किए गए इस बजट से आम आदमी को बहुत सी उम्मीदें थी। आम आदमी को भले ही टैक्स स्लैब में कोई राहत न मिली हो, मगर यह भी सच है कि कोई नया कर या भार भी आम आदमी पर नहीं डाला गया है। सियासत अपने अपने एंगल से बजट का विश्लेषण कर रही है। आप भी तय करिए कि इस बजट से आपको क्या मिला। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
तो ये हमने आपको एक रिपोर्ट दिखाई, इस रिपोर्ट में हमने आपको बताया और साथ ही साथ हम आपको इस चर्चा के साथ साथ कुछ ग्राफिक्स भी दिखाते चलेंगे, कुछ ऐसी रोचक जानकारियां भी आपको दिखाते चलेंगे जो इस बजट से जुड़े हुए थी। जैसे कि ये बजट अब तक का निर्मला सीतारमण का बहुत छोटा सा बजट था। ये 1 घंटे करीब 50 मिनट तक ये उन्होंने बजट भाषण पढ़ा। इसके साथ साथ इसी वजह से अब धीरे धीरे चीजें और अपडेट हो रही कि क्या महंगा हुआ, क्या सस्ता हुआ। एक दिलचस्प जानकारी यह भी कि पूरी तरह से पेपरलेस बजट था, डिजिटल बजट था, टैब के जरिए से निर्मला सीतारमण ने यह बजट पढ़ा था। इस बजट को बीजेपी बता रही कि रोजगार परक, रोजगार उन्मुखी बजट है। तो कांग्रेस का कहना है कि आम आदमी के हाथ में पैसा डालना सरकार भूल गई। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ कुणाल चौधरी जी, कांग्रेस के विधायक मध्य प्रदेश से। इसके साथ साथ भोपाल से बीजेपी के प्रवक्ता गुलरेज शेख साहब। इसके साथ साथ इकोनॉमिस्ट यानी अर्थशास्त्री डॉक्टर ज्योति शर्मा जी हमें ज्वाइन कर रही हैं। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार गिरीश उपाध्याय जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और छत्तीसगढ़ रायपुर से हमारे साथ ब्रिज मोहन अग्रवाल जी भी पूर्व मंत्री हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और कुछ देर में हमें टीएस सिंहदेव साहब छत्तीसगढ़ सरकार में पंचायत, स्वास्थ्य एवं वाणिज्य कर मंत्री भी ज्वाइन करेंगे। मैं आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले चूंकि इस पूरे पैनल में हमारे साथ एक महिला मेहमान हैं, तो डिबेट की शुरुआत मैं मैम से करता हूं। ज्योति जी, आपके पास आ रहा हूं, उसके बाद फिर मैं राजनीतिक प्रतिक्रियाएं और दूसरी प्रतिक्रियाएं लेता हूं। ज्योति जी, एज एन इकोनॉमिस्ट आपसे मेरा पहला सवाल यही है, इस स्थिति में कोरोना काल में माइनस में जीडीपी 2 बार 9.5% फिजिकल डेफिसिट के साथ इससे ज्यादा बेहतर बजट हो सकता था क्या? आम आदमी के हाथ खाली रह गए क्या? नौकरी पेशा मध्यम वर्गीय निराश हुआ क्या? जी आसिफ जी, मुझे नहीं लगता कि महामारी के इस समय में हमको फिस्कल डेफिसिट की चिंता करनी चाहिए थी। मेरे हिसाब से आम आदमी को ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि उसके हाथ खाली रह गए। आम आदमी को एक ही आशा की किरण थी और वो था आयकर की दरों में परिवर्तन का। लेकिन कोई नहीं, महामारी में हमको भी अपना योगदान देना है। इस बार हम आयकर जितना पहले देते आए उतना ही देते रहें। हम भी अपना कर्तव्य पूरा करें, जैसे कि इस सरकार ने पिछले पूरे कोरोना महामारी काल में अपना कर्तव्य पूरा किया है। स्वास्थ्य पर खर्च है वो एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से आम आदमी के पास जाएगा। शिक्षा पर खर्च है वो अप्रत्यक्ष रूप से आम आदमी के पास जाएगा। मेरा तो ऐसा मानना है कि ये जो बजट है ये आम आदमी के पास में पैसा पहुंचाएगा, यानी उसकी जेब में पैसा डालेगा। किस तरह से? स्वास्थ्य के लिए जो सुविधाएं वित्त मंत्री जी ने प्रस्तावित की हैं, जितने भी प्रस्ताव किए हैं, शिक्षा के लिए उन्होंने जितने भी प्रस्ताव किए हैं, इवन इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत जोर है। ये कहीं न कहीं सब जाके हमें या हमारे परिवार को या हमारे संबंधियों को रोजगार उपलब्ध कराएंगे। इस तरह से जब वो रोजगार के रूप में हमारे पास पहुंचेंगे तो हमारी जेब में पैसा आएगा और यही पैसा हम बाजार में ले जाएंगे। इससे हम जिससे लिक्विडिटी कहते हैं, लिक्विडिटी बढ़ेगी, कैश फ्लो बढ़ेगा। मैं ज्योति जी आता हूं आपके पास। एक सीनियर पैनलिस्ट ब्रिजमोहन अग्रवाल जी इस वक्त हमारे साथ है, पूर्व मंत्री हैं और बीजेपी के सीनियर लीडर है, रायपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रिजमोहन जी, आपके पास आ रहा हूं और आपसे मेरा सीधा सवाल। सर, नौकरी पेशा एक बहुत वर्ग, मध्यम वर्ग एक बहुत बड़ी मांग कर रहा था, बड़ी उम्मीद थी उसे कि कुछ नहीं मिला पिछले साल में, लोगों की सैलरी नहीं बढ़ी, लोगों का इंसेंटिव इंक्रीमेंट नहीं हुआ, लोगों की नौकरियां चली गई। ऐसे में एक मांग कर रहा था वो आपसे कि टैक्स स्लैब में कुछ राहत दीजिए। लेकिन ना तो एटीसी के तहत जो इन्वेस्टमेंट है उसमें कोई राहत मिली है, ना टैक्स स्लैब में कोई परिवर्तन किया गया। सर देखिए आसिफ जी। जी सर, जैसा भी मैम ने बताया कि कोरोना के काल में जब पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था लड़खड़ाई हुई है और ऐसे समय पर हमारे भारत के बजट में जो व्यवस्थाएं की गई है कि अगर हेल्थ में 2.5 गुना बजट दिया गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर में बजट बढ़ाया गया है, एग्रीकल्चर में बजट बढ़ाया गया है, ग्रामीण विकास में बजट बढ़ाया गया है, तो ऐसे समय पर हमको देश की अर्थव्यवस्था की चिंता करनी है और देश के बाकी सभी विकास के कामों को हमको संभालना है। ये ज्यादा जरूरी था और मुझे लगता है कि देश के लोग इस संकट के काल में इसको बर्दाश्त कर सकते हैं कि उनके ऊपर में कोई नया टैक्स नहीं लगा है, कोई नया सेस नहीं लगा है। अगर पेट्रोल डीजल में भी सेस लगाया गया है तो आम जनता के ऊपर में उसका भार नहीं पड़ेगा। तो इसलिए अभी इस वर्ष के बजट में कोरोना के काल में
जब सभी की हालत अच्छी नहीं है, और हमारे हिंदुस्तान में तो कोरोना के काल में भी स्थिति को संभाल लिया, और ये बजट में लगभग ऐसा कोई वर्ग नहीं है, चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, असंगठित मजदूर हो, सबके लिए इसके बारे में किसानों की सबकी चिंता की गई है। और इसलिए बजट हमारे देश को समृद्ध करने वाला बजट है, आगे बढ़ाने वाला बजट है। सबसे पहली हमारी आवश्यकता आत्मनिर्भरता है, और उसके लिए आत्मनिर्भरता की तरफ ले जाने वाला ये बजट है। जी, मैं इस पर आ रहा हूं सर आपके पास। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में ले जाने वाला ये बजट है। ये बजट पढ़ते शुरू करते ही निर्मला सीतारमण जी ने कहा था, उसके बाद पीएम मोदी ने भी इसी बात को दोहराया कि आत्मनिर्भर भारत बनाने वाला बजट है। कुणाल चौधरी जी हमारे साथ हैं, युवा विधायक हैं, युवा शक्ति हैं, युवाओं का ये देश है। जरा देखते हैं कि एक युवा इस बजट को कैसे देखता है। कुणाल जी आपके पास आ रहा हूं। कुणाल भाई, मेरा पहला सवाल आपसे ये, युवाओं को रोजगार मिले, रोजगार के अवसर बढ़े, इसीलिए बाकी सीधे तौर पर पैसा जनता के हाथ में नहीं दिया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ सेक्टर में खूब पैसा दिया गया। नतीजा सरकार का यह मानना है कि वहां रोजगार सृजन होगा, और जब रोजगार मिलेगा तो युवा अपनी सैलरी से, अपने रोजगार से देश को इस मुश्किल दौर से आगे निकाल ले जाएगा। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा मोदी जी का कि सिर्फ उन्होंने कोड़े से नहीं मारा, बाकी तो सब उन्होंने कर दिया है। जिस प्रकार से इस बजट को आम बजट कहते हैं, मुझे आम में तो कुछ भी नहीं लगा कि आम आदमी के लिए इस बजट के अंदर ना तो कोई स्थितियां है ना परिस्थितियां। आपने कहा आम आदमी क्या मांग रहा था। आम बजट के अंदर लोगों की रोटी, कपड़े और मकान की व्यवस्था होती है, और रोजगार की व्यवस्था होती है। हम रोटी की बात करें तो इतनी महंगी हो चुकी है, जो गैस की टंकी 380 पे महंगाई डायल लगती थी बीजेपी को, वो 700 750 पहुंच के बेहतर विकास के तो रूप में है। पेट्रोल डीजल 100 के पार हो गया है, पेट्रोल को कीमतों को 4 रुपए उस पर भी बढ़ा दिया गया, और कह रहे हैं कि बेहतर रूप से स्थिति है। जो खाद्य तेल 50 60 70 रुपए में मिला करते थे, वो 150 के आसपास हो चुके हैं, तो भी बेहतर मध्य प्रदेश और बेहतर देश के अंदर स्थितियां चल रही है। जो देश नहीं बिकने दूंगा और आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, वो अभी रेलवे बेच रहे थे, अब एयरपोर्ट बेचने का काम कर रहे थे, अभी एयर इंडिया बेच रहे हैं, गेल बेच रहे हैं, भेल बेच रहे हैं, बड़ी बड़ी जो हमारी कंपनियां हैं, नवरत्न कंपनियां बेचने का काम कर रहे हैं। और जो आम आदमी की चाहे रसोई गैस की कीमतें हो, चाहे पेट्रोल की बात हो, डीजल की बात हो, उसकी जेब से सिर्फ पैसा निकल रहा है। अच्छी बात उन्होंने करी थी कि मतलब मकान की बात करो तो सरिया, सीमेंट और सब चीजें महंगी होती जा रही है। महिलाओं के आभूषण की बात करो तो जो 16-20 हजार में सोना मिला करता था, सरिया स्टील तो सस्ता हो गया, 50 हजार के आसपास पहुंच गया। आम इंसान के लिए नहीं, कितना सस्ता हुआ, कितना जो 15-16-20 हजार में होता था 50 हजार के आसपास है, 56 हो गया था, 52 हो चुका है। तो 56-52 में क्या होता है स्थिति, आप समझिए कि जनता को, आप किसानों की बात कर रहे हैं कि पहली बार से नारा सुन रहा हूं कि 2 करोड़, अच्छा हुआ इन्होंने रोजगार देने की बात नहीं करी, क्योंकि पिछले 6 बजट जो इन्होंने दिए थे, कभी रोजगार देने की बात करते तो 10 करोड़ से ज्यादा रोजगार इन्होंने खत्म कर दिए तो नहीं, उल्टे 10 करोड़ से ज्यादा रोजगार खत्म कर दिए। इन्होंने जो बात कही कि देश के अंदर एक बड़ा काला धन आएगा, 15-15 लाख देने की तो छोड़िए, टैक्स नहीं लगेगा, टैक्स हर बार बढ़ाने का काम आम जनता पे करा। मतलब जनता को मिला क्या, ये खास लोगों को रिबेट मिल गई, और आम जनता जो मध्यम वर्ग का है और कहीं ना कहीं गरीब वर्ग का है, इसको सिर्फ डिबेट मिली है, बाकी कुछ भी नहीं मिला है। डिबेट के अलावा आम जनता को डिबेट मिली है और अमीर को रिबेट मिली है, ये कुणाल भाई कह रहे हैं। मैं लौटता हूं इस पर आपके पास। कुणाल भाई आता हूं मैं आपके पास। गिरीश उपाध्याय जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, भोपाल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुणाल भाई आ रहा हूं सर सारी अहम बातें एक बार में रख देंगे, फिर अगली बार क्या करेंगे। मैं आता हूं कुणाल भाई आपके पास, कुछ आप भी बचा के रखिए आम जनता के लिए, कुछ तो कहीं से मिले। गिरीश जी आपके पास आ रहा हूं। गिरीश जी आपसे मेरा सवाल ये, सर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इन दोनों राज्यों को सीधे तौर पर क्या राहत मिलती आपको दिखाई दे रही है, या ये बड़ा स्वाभाविक है कि जिस विचारधारा, जिस पार्टी की सरकार होती है और चुनाव अगर कुछ राज्यों में है तो एक आकर्षण या झुकाव उस दिशा में हो ही जाता है। इसीलिए हम देख रहे हैं कि अगर सीधे तौर पर आप देखें तो पश्चिम बंगाल, केरला, तमिलनाडु, असम, हमने देखा वहां रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के अलग पैसा है, फिशरीज के लिए अलग पैसा दिया गया, यानी फोकस उधर रखा गया है। देखिए आसिफ, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तो फिलहाल चुनाव नहीं है जी सर, इसलिए अगर आप मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को उस पैमाने पर रखना चाहेंगे तो शायद ये उचित भी नहीं होगा।
अगर आप राज्यों की बात करें तो इस बजट में स्पेसिफिकली राज्यों के लिए किस किस को क्या क्या मिला है इसको जानने के लिए तो हमको बजट का बहुत ही गहराई से, और जब तक कि सारे डिटेल नहीं आ जाते तब तक आपको पता नहीं लग पाएगा। लेकिन एक चीज जो मैं समझ पाया हूं जिसमें यह हुआ कि अब आप ये राज्य के वित्त मंत्री और राज्य के जो फाइनेंस सेक्टर देखने वाले लोग वो अच्छी तरह बता पाएंगे, लेकिन जीएसटी का जो परसेंटेज था, कुछ जो सरकार को दिया जाने वाला, राज्य सरकारों को दिया जाने वाला अंश था, उसमें इस बजट में कुछ बढ़ोतरी की गई है। एक तो ये सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात मैं जो कहना चाहूँगा आपसे, ये जो पिछले भी सारे विशेषज्ञों ने जो भी बात कही है कि मैं मानता हूँ कि ये जो कंप्लीट जो बजट है ये सही मायनों में देश को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने वाला है। मतलब आत्मनिर्भरता का मतलब ये है कि हम अब बजट से और उसके प्रावधानों से बहुत ज़्यादा उम्मीद न रखते हुए स्वयं अपने प्रयासों से अपने सारे संसाधन खोजें और अपनी रोजी रोटी का इंतजाम करें। सरकार ने बजट में जो किया है उसमें बहुत सारी चीजें जरूर हैं, लेकिन उनके परिणाम आने में अभी समय लगेगा। सरकार का जो आमदनी होने वाली है वो ज्यादातर आमदनी जो मैं देख पाया और समझ पाया हूं उसमें या तो विनिवेश से आमदनी होने वाली है या एफडीआई से आमदनी होने वाली है। तो इस तरीके के जो प्रोजेक्ट होते हैं वो प्रोजेक्ट बड़े लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट होते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर से जो भी रोजगार जो मिलेगा, जब तक कि वो प्रोजेक्ट जमीन पर उतरेंगे नहीं तभी वो रोजगार मिल पाएगा। तो इसके लिए हमको इंतजार करना पड़ेगा, और जब इंतजार करना पड़ेगा तो मीनवाइल आपको जो करना है वो अपने बूते पर ही करना है। हाँ, एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जो गिवन सर्कमस्टांसेस हैं, जो उपलब्ध परिस्थितियां थी सरकार के सामने, वो उसको देखते हुए ये जो बजट बनाया गया है इसमें आप ये कह सकते हैं कि ना तो ये सरकार, ये तो लोगों के लिए ना घाटे का सौदा है और ना कोई फायदे का सौदा है। ठीक, मतलब जितनी बेसब्री से इंतजार हम कर रहे थे उसमें आप कह रहे हैं कि ना तो ये घाटे का सौदा ना फायदे का सौदा। मैं इस पर आऊंगा आपसे सर, एक्सपर्ट के तौर पर मुझे आपसे बहुत अहम सवाल पूछना है, लेकिन उससे पहले मैं गुलरेज जी के पास जा रहा हूं। गुलरेज जी, आपके पास आ रहा हूं। जब हम पिछली बार भी चर्चा में बैठे थे तो मेरा एक सवाल अधूरा रह गया था। उस वक्त हमको शिफ्ट करना पड़ा, वित्त मंत्री जी की एक बयान आ रहा था, मुझे याद है। गुलरेज जी, मैं फिर वही आपसे सवाल पूछ रहा हूं। बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शन है इसमें जो अभी भी कंफ्यूजन बना हुआ है। आत्मनिर्भर भारत, लोकल फॉर वोकल, लेकिन एयर इंडिया हम बेचने जा रहे हैं, विनिवेश की हम तैयारी कर रहे हैं, हेल्थ सेक्टर में हम 49% से बढ़ाकर 74% हम एफडीआई को आमंत्रित कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं। यही जब यूपीए सरकार अपने यहां एफडीआई को आमंत्रित करती थी या एफडीआई बढ़ाने की बात करती थी तो बीजेपी को आपत्ति होती थी। आज आपको लगता है कि क्या ये एक बहुत बड़ा जरिया है जिसके हिसाब से आप इस मुश्किल दौर में अपनी इनकम जनरेट कर सकते हैं, लोगों तक पैसा पहुंचा सकते हैं? नहीं, गलतफहमी है आपकी। सबसे पहली बात तो जहां तक हेल्थ सेक्टर का विषय है, हेल्थ सेक्टर में अभी तक पिछले बजट तक भारत सरकार लगभग 1% जीडीपी का अपने बजट का खर्च करती थी, और अब जो है ये लगभग 2.25% से ऊपर हो रहा है, क्योंकि 137% का इजाफा किया है। 137% का इजाफे का मतलब हुआ लगभग 2.25% हुआ। अब आप ये देखिए, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया जो आया था परसों, उसमें ये कहा था कि 2.5 से 3% होना चाहिए। 3% जो यूजुअली जो उन्नत देश हैं वह खर्च करते हैं। तो आज के समय भारत सरकार लगभग उतना खर्च कर रही है बजट का पोर्शन जितना विकसित देश करते हैं, ना कि विकासशील देश करते हैं। उसके अथवा भी आप ये देखिए कि 35,000 करोड़ रुपीस की अलग किटी रखी है वैक्सीनेशन के लिए। फिर जो निमोकोकल वैक्सीनेशन है उससे 50,000 बच्चों की जानों को और बचाया जाएगा। और मोटा मोटी आप बात करें तो यह जो बजट था ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म वाला था, और 3-4 बिंदुओं में यदि संक्षिप्त में समझाना हो तो आप ये मानकर चले कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, इकोनॉमी में लाना, मार्केट में लिक्विडिटी फ्लोट करना, जॉब्स तभी जनरेट होंगे इस देश में, और जो प्री कोविड लेवल पर जो सैलरीज के स्ट्रक्चर थे तभी आएंगे जब मार्केट में। नहीं, गुलरेज जी, अभी तक बताया नहीं आपने सर, गलतफहमी क्या थी मेरी? एयर इंडिया बिकने नहीं जा रही है, या फिर जो इतना बड़ा बजट हेल्थ सेक्टर में आप डाल रहे हैं, ये अगर पहले कर लिया होता इन 7 सालों में तो कोरोना में शायद इतने लोगों की मौत ना होती। हमारे पास वेंटिलेटर्स नहीं थे, हमारे पास उस वक्त सुविधाएं नहीं थी, हमको वो सडनली हमको अरेंज करनी पड़ी है।
देखिए, भारत में 0.5% और 1% के आसपास रहा है हेल्थ का खर्चा। ये शुरू से अभी तक चलता रहा है, उससे कम भी रहा है, आधे % से भी कम रहा है। हमने हर बजट इसको बढ़ाया है, लेकिन जब अब हमने स्थिति देखी है कि अब भारत को आवश्यकता है 4 कदम और आगे बढ़ने की, क्योंकि ऐसा लगता है कि आज कोरोना सबसाइड हो जाएगा, हो सकता है कल इसकी नई स्ट्रेन आ जाए, तो इसलिए वैक्सीनेशन भी करना आवश्यक है और अपने आप को ठीक है, कहावत भी है, जान है तो जान है, उसके बाद सारी चीजें हैं। मैं बृजमोहन अग्रवाल जी के पास आऊंगा। बृजमोहन अग्रवाल जी, आपसे सवाल ये, सर लोगों से जब राय जानने की कोशिश की गई तो उसमें उनका ये तो कहना था कि ये वो मैक्सिमम है जो सरकार दे सकती थी इस कोरोना काल में। हालांकि वो ये भी मान रहे हैं कि इस बजट से महंगाई बढ़ेगी, सैलरी बढ़ नहीं रही है कोरोना काल में। अगर महंगाई बढ़ेगी तो लिक्विडिटी कैसे बढ़ेगी सर? आदमी महंगाई में पैसा रोकता है, हाथ रोकता है, जहां तक मेरी समझ है। देखिए आसिफ जी, महंगाई में हाथ रोकता नहीं है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में गवर्नमेंट इन्वेस्ट करेगी, अगर स्वास्थ्य के क्षेत्र में इन्वेस्ट करेगी, ग्रामीण विकास में इन्वेस्ट करेगी, 24/7 नल जल योजना में वो पैसा इन्वेस्ट करेगी, तो वो पैसा बाजार में आएगा। और जब बाजार में वो पैसा आएगा तो वो पैसा लिक्विडिटी के रूप में ही आएगा और वो खर्च होगा। और इसलिए महंगाई बढ़ेगी। आप खाली सरकारी कर्मचारियों की बात कर रहे हैं, सिर्फ सरकारी कर्मचारियों की बात आप क्यों करते हैं? आम जनता के हाथ में पैसा आएगा कि नहीं? किसान समृद्ध होगा कि नहीं होगा? लोगों का रोजगार बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? और अगर ये सब बढ़ते हैं और अब वो बजट, पुराने बजट जैसे बजट अब नहीं आते हैं कि लोगों को इतनी ये चीज सस्ती हो जाएगी, ये चीज इतनी महंगी हो जाएगी, अब वो जमाना समाप्त हो गया। और इसलिए हमको इस बात की कि लिक्विडिटी नहीं बढ़ेगी। आज जनता में कम से कम इस बजट से कोई नाराजगी नहीं है और जनता का ये कहना है कि ऐसी परिस्थितियों में, कोरोना काल में, जब सरकार के पास में टैक्स इनकम बहुत कम हो गई, जीडीपी हमारा डाउन हो गया, ऐसी परिस्थितियों में भी सरकार ने कोई नया टैक्स नहीं लगाकर और डेवलपमेंट के कामों के लिए बजट में प्रोविजन किया है। इसलिए जनता इस बजट से खुश है। आज इकोनॉमिस्ट से आप कोई भी अर्थशास्त्री से पूछिए, वो भी कहेगा इससे अच्छा बजट नहीं आ सकता था। आप किसी उद्योगपति से पूछिए, वो भी कहेगा इससे अच्छा बजट नहीं आ सकता था। तो जो लोग भी बजट को समझते हैं वो आपको इसके बारे में वास्तविक जानकारी देंगे। हम लोग तो राजनीतिज्ञ हैं, हमारी सरकार होगी तो हम उसकी तारीफ करेंगे, विरोध की सरकार होगी तो हम उसकी बुराई करेंगे। अच्छा, मैं इसीलिए सोच रहा था कि बार बार बृजमोहन जी कह रहे हैं कि इकोनॉमिस्ट से पूछिए, उद्योगपति से पूछिए, लेकिन वो ये क्यों नहीं कह रहे कि आम आदमी से पूछिए? हालांकि बाद में आपने साफ कर दिया कि जो एक्सपर्ट हैं वो बताएंगे। बृजमोहन जी, मेरा आपसे, हाँ बिल्कुल बृजमोहन जी, मेरा आपसे एक सवाल और भी है सर। सर, रेवेन्यू जनरेट करने के जितने सोर्सेस हो सकते थे सरकार वो इस्तेमाल कर रही है। एयर इंडिया बिक जाएगी, बेचने की तैयारी है, विनिवेश की तैयारी है, एफडीआई की तैयारी है, सरकारी जमीनें जो कंपनियों की हैं उनको भी बेचा जाएगा जरूरत पड़ेगी तो। इसके साथ साथ पेट्रोल डीजल को अभी भी जीएसटी में लाने की कोई घोषणा नहीं हुई है। पेट्रोल डीजल पर सेस बढ़ाया गया, हालांकि कुछ एडिशनल टैक्सेस हटाए गए हैं, तो आम जनता पर पेट्रोल डीजल उतना ही रहने वाला है। क्रूड ऑयल में क्या पैसे हैं, क्या बेस प्राइस है, वो भी हम बेहतर जानते हैं। इतना सब कुछ तो हो गया सर, उसमें शराब पर 100% और टैक्स बढ़ाया जा रहा है, उसका सेस बढ़ाया जा रहा है 100%। मेरा सवाल आपसे ये सर, हर जगह से इनकम जनरेट कर रहे हैं, लेकिन उसका कुछ तो फायदा तत्काल आम आदमी को मिले, या लॉन्ग टर्म की बात सोचकर अभी हम संतुष्ट हो जाएं? ये बताएं, अगर 750-56 एकलव्य विद्यालय खुलेंगी तो उसका फायदा क्या आम आदमी को नहीं मिलेगा? अगर यहां पर 2 करोड़, अगर हेल्थ का बजट बढ़ाकर मेडिकल कॉलेजें खोली जाएगी, स्वास्थ्य की व्यवस्था की जाएगी, तो क्या इसका फायदा आम लोगों को नहीं मिलेगा? 1 करोड़ महिलाओं को उज्ज्वला गैस का कनेक्शन मिलेगा, तो क्या इसका फायदा आम लोगों को नहीं मिलेगा? क्या जो प्रवासी मजदूर हैं उनके लिए भोजन की व्यवस्था होगी, तो उसका फायदा क्या आम लोगों को नहीं मिलेगा? देखिए, लोगों के लिए सड़क, पानी, बिजली, स्वास्थ्य की सुविधाएं ये आवश्यक है। और आप ये कह रहे हैं एफडीआई या विनिवेशीकरण, ये आज से नहीं, मनमोहन सिंह जी के समय से आया था। और विनिवेशीकरण करने से आम जनता को कोई नुकसान नहीं होने वाला है, आम जनता को तो विकास मिलने वाला है। इसलिए हमको आम जनता को इस बात को समझने की जरूरत है कि जनता की सुविधाओं में कटौती कर विनिवेशीकरण नहीं किया जा रहा है। जनता की सुविधाओं में कोई कटौती नहीं हो रही है, बल्कि उसके माध्यम से जनता को ज्यादा अच्छी सुविधाएं मिलेंगी। मैं इस पर आता हूं बृजमोहन जी आपके पास। इंडियन एयरलाइंस में लोग चलना कम चाहते हैं, इंडिगो में क्यों चलना चाहते हैं?
ठीक सर, मैं आता हूं इस पर आपके पास। गुलरेज जी आपके पास आ रहा हूं। गुलरेज जी, आईडीबीआई बैंक का निजीकरण किया जाएगा, हाल ही में तमाम सरकारी बैंकों का मर्जर कर दिया गया। क्या सरकार का फैसला उस वक्त जो सोचा था उसके मुफीद नहीं बैठा? वरना अगर वो फैसला इतना कारगर साबित होता तो आज आईडीबीआई की स्थिति ठीक होती, उसके निजीकरण की, एफडीआई की या विनिवेशीकरण की आवश्यकता नहीं पड़ती। नहीं, देखिए, जहां तक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स और प्राइवेटाइजेशन की बात है, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के बाद पहली बार यह सरकार है जो इतना खुल के बात कर रही है कि हमको स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की जरूरत है, हमको प्राइवेटाइजेशन की जरूरत है। जहां तक बैंकों के प्राइवेटाइजेशन की बात है, दुनिया की आप जितनी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं उन सब में प्राइवेटाइजेशन है। आप ये देखिए कि जब यूपीए की सरकार थी तब तो चाइनीज बैंकों को लाना चाहती थी, हमने उनको रोका क्योंकि उनके लक्ष्य दूसरे होते हैं और किस प्रकार से वो इकोनॉमी को कैप्चर करते हैं हम जानते हैं। लेकिन आप भारतीय जनसंघ के समय से उठाकर देखें, हम तो हमेशा से कहते थे कि बैंकों का प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए, तो एक अच्छी दिशा में हम जा रहे हैं। जहां तक कि आप बोल रहे हैं कि पीएसयूज को बेचने की बात है, देखिए, गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस इन डूइंग बिजनेस। गवर्नमेंट का काम होता है कि नीति को निर्धारित करे, टैक्स का कलेक्शन करे और जनता के सरोकार में लगाए। अभी आज के समय जो सबसे बड़ी आवश्यकता है भारत में, तो वो है कि लिक्विडिटी को बढ़ाना। अब आप देखिए कितने सारे, अभी एनएचएआई को आज तक की सबसे ज्यादा वित्तीय जो बूस्टअप दिया है, इतना कभी नहीं दिया परसेंटेज वाइज। तो क्यों किया गया है? ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, जब इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है तो निवेश भी आता है, रोजगार भी उत्पन्न होते हैं और उसके जो ड्यू कोर्स ऑफ डेवलपमेंट है उसमें भी रोजगार उत्पन्न होते हैं। अब क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल 602 जिलों में खुलना है, तो उसका जो कंस्ट्रक्शन होगा, उसमें जो मशीनरी लगेगी, उसमें जो डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स काम करेंगे, इतने सारे बल्क एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होंगे और लोगों के स्वास्थ्य को भी लाभ मिलता है। तो सरकारों का ये काम होता है, सरकार वही कर रही है। फिर सरकार ने, आप देखिए, कोई भी नया अतिरिक्त टैक्स नहीं लगाया। यहाँ तक मैं भी पहले जो प्री बजट की नहीं, उस पर पहले बात हो चुकी है गुलेश साहब। जब मैंने सवाल पूछा था आपसे कि कोई राहत नहीं मिली, तो आपने कहा कि कोई उस पर टैक्स नहीं लगाया, तो उसमें बीच में यही बात निकली थी कि मौजूदा वक्त में क्या आम आदमी के को इसी बात पर खुश हो जाना चाहिए कि उस पर कोई अतिरिक्त टैक्स नहीं है? दर्शकों को एक बात तो जाननी चाहिए कि 19% का इजाफा किया है रक्षा के बजट में, क्योंकि हमको चीन से भी अपने आप को रखना है और काउंटर करना है, चीन को भी और पाकिस्तान को भी करना है। ऐतिहासिक रूप से आज तक इतना ज्यादा 15-20 साल के अंदर कभी भी इजाफा नहीं हुआ है। ठीक, मैं आ रहा हूं इस पर आपके पास। गुलरेज जी आता हूं मैं आपके पास। स्वास्थ्य में गुलरेज जी आता हूं मैं आपके पास आता हूं। हमारे साथ ज्योति मैम भी लगातार जुड़ी हुई हैं। ज्योति जी आपके पास आ रहा हूं। ज्योति जी, दो तरह का इन्वेस्टमेंट रहता है, सीधा आम आदमी के खाते में पैसे डाल दीजिए, आम आदमी के हाथ में पैसा डाल दीजिए और उसके बाद फिर वो अपना भला करे, आप भूल जाइए। या फिर आप दूसरे जरिए से आप पैसा डालकर या रोजगार बढ़ाकर एक तो आम आदमी का भला करिए और साथ ही साथ ये एक्सपेक्ट करिए कि जब वो रोजगार पालेगा तो टैक्स के रूप में वो सरकार को फिर लौटाएगा और उससे सरकार को रेवेन्यू जनरेट होगा, सरकार लिक्विडिटी बढ़ेगी मार्केट में और फिर सरकार कुछ और राहत भी दे सकती है। और इसी बीच चर्चा में स्वागत करता हूं मैं डॉक्टर माफ कीजिए टीएस सिंहदेव साहब का। टीएस सिंहदेव साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर ज्योति जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सिंहदेव साहब पंचायत मंत्री हैं, वाणिज्य कर मंत्री भी हैं, स्वास्थ्य मंत्री भी हैं छत्तीसगढ़ के। सर, मैं आता हूं आपके पास मंत्री जी। ज्योति जी, मैंने सवाल पूछा आपसे, अब आप जवाब दीजिए। आसिफ जी, देखिए, रोजगार देना मुझे लगता है ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इकोनॉमिक्स में एक टर्म है कि किसी की थाली में मछली डालने से अच्छा है उसे मछली पकड़ना सिखाया जाए। तो क्यों हम सीधे खाते में डालें पैसे, हम उसको रोजगार दें, वो खुद अपना, इवन ये बजट में स्टार्टअप बहुत अच्छा प्रावधान है, हम स्टार्टअप करें, हमारे बच्चों को हम रोजगार के लिए बेरोजगारी की कतार में क्यों खड़ा करना चाहें, हम स्टार्टअप के माध्यम से उनको ये समझाएं कि वो और लोगों को रोजगार दें। तो दोनों टर्म में से मछली पकड़ना सिखाना ज्यादा मुझे लगता है कि वो ज्यादा जरूरी है और वो ज्यादा अच्छा नहीं। वैसे इस बजट में एक बात और भी है ज्योति जी, मछली कैसे पकड़ी जाए इसके लिए जो स्किल डेवलपमेंट है उस पर भी बजट में बात की गई है कि स्किल डेवलपमेंट हम सिखाएंगे आपको मछली कैसे पकड़नी है और फिर अपनी मछली पकड़ के खुद खाइए, ये सरकार कहना चाहती है। हमारे साथ दो सीनियर लीडर रायपुर से जुड़े हुए हैं, एक तरफ बृजमोहन अग्रवाल जी हैं बीजेपी की तरफ से, दूसरी तरफ टीएस सिंहदेव साहब हैं। टीएस सिंहदेव साहब आपके पास आ रहा हूं। सर, तजुर्बा भी बहुत है आपके पास
और इत्तेफाक की बात यह कि आज बजट के जिन सेक्टर्स पर सरकार का जोर रहा, राज्य स्तर पर करीब करीब वही सेक्टर्स आपके पास है, वही विभाग आपके पास है, वाणिज्य कर, स्वास्थ्य और इसके साथ साथ ये दोनों बजट, ये दोनों सेक्टर जो विभाग आपके पास हैं, ये बहुत अहम। सर सिंहदेव साहब, छत्तीसगढ़ की जनता को क्या मिला? क्या ये मैक्सिमम पॉसिबल था जो कोरोना काल में सरकार आम आदमी को दे सकती थी? और छत्तीसगढ़ में आदिवासी इलाकों में, जिलों में एकलव्य स्कूल खोले जाएंगे, आप उम्मीद करते हैं कि छत्तीसगढ़ को भी सौगात मिलेगी, एकलव्य स्कूल छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिलेंगे हमको? स्पष्ट शुरुआती दौर पे नहीं हो पाता, पहले दिन दूसरे दिन नहीं हो पाता जब तक विश्लेषण ना हो जाए कि किस राज्य को क्या मिला। कुछ राज्यों के तो नाम से योजनाओं की घोषणा हो गई, लेकिन सामान्य बजट में जो प्रावधान है उसमें किस राज्य को क्या मिला ये प्रथम दृष्टया स्पष्ट नहीं हो पाता। तो ये कहने की स्थिति में हम नहीं है। जो बात सामने आ रही है, आपने 3 विभागों की जिम्मेदारी के बारे में उल्लेख किया, एक और विभाग पंचायत विभाग, स्वास्थ्य विभाग का संदर्भ जो है, स्वास्थ्य विभाग में वैक्सीनेशन के लिए जो 35,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है, ये मैं मान के चलता हूं कि वैक्सीन के लिए है जो लोगों को लगेगी, यानी 70 करोड़ लोगों को 500 रुपए औसतन 2 डोज अगर खर्चा होता है तो ये सही निर्णय जो होना चाहिए था। स्पष्ट घोषणा नहीं हुई, लेकिन इसका कोई मैं और दूसरा मायने नहीं निकाल पा रहा अलावा इसके कि ये गवर्नमेंट की तरफ से वैक्सीन उपलब्ध कराई जाएगी, तो ये सही दिशा में कदम है। यूनिवर्सल हेल्थ केयर का जो कंसेप्ट है, जिसकी ओर हमको तेजी से बढ़ना चाहिए था, ये आंकड़े तो बताते हैं कि हम बढ़े हैं उस दिशा में। 94,400 करोड़ से 2,23,000 कुछ करोड़ इस साल बजट में प्रावधान है, लेकिन फिर प्रारंभिक आंकड़ों के अंदर वास्तविकता क्या है ये देखना पड़ेगा, क्योंकि कुछ जानकार और विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि स्वास्थ्य के 2,23,000 करोड़ के प्रावधान में पेयजल और स्वच्छता जुड़ी हुई है। तो अगर ये हेड्स अलग से पिछले बजटों में थे, ये जो 94,400 करोड़ लगभग रुपए पिछले साल स्वास्थ्य क्षेत्र में थे, उसके अतिरिक्त कोई नए प्रावधान आए हैं जिससे 137 करोड़ की बढ़ोतरी हुई है, तब तो बड़ी खुशी की बात है और सराहनीय की बात है। वरना अगर इसमें कहीं किसी प्रकार की फजिंग है या दूसरे मद को इसमें जोड़ दिया गया है तो इसको देखना पड़ेगा। और बिल्कुल, ये बड़ा फिगर है या ये सेपरेट सिर्फ स्वास्थ्य के लिए है होलसेल? मैं मंत्री जी इस पर एक सवाल आपसे और पूछ रहा हूं, बृजमोहन जी, उसके बाद मैं आपके पास आता हूं। मंत्री जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर ये होलसेल बजट इसी मद में है, स्पेशली स्वास्थ्य के लिए है, तो क्या राज्य सरकार को बजट बनाने में अब सहूलियत होने वाली है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर केंद्र इतना बड़ा पैसा खर्च करने जा रहा है, इतना बड़ा फंड खर्च करने जा रहा है, तो आप राज्य के फंड को किन्हीं और सेक्टर्स में जिनको आप आवश्यक समझते हैं, जिनको आप प्राथमिकता देना चाहते हैं, वहां डेविएट कर सकते हैं? या पूरे विश्लेषण अध्ययन के बाद आप तय करेंगे कि आपको स्वास्थ्य के क्षेत्र में कितना खर्च करना है, कितना सोचा था, और बाकी सेक्टर्स जो प्राथमिकता में उन पर कितना खर्च करना है? अन्य विभागों की तरह स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी 2 बड़े हेड आप ले सकते हैं। एक इंफ्रास्ट्रक्चर में बिल्डिंग और मशीन्स भी आप ले सकते हैं, और दूसरा सेवा का क्षेत्र जिसमें मैन पावर लगता है, मानव संसाधन लगता है। अगर केंद्र सरकार हमको इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ी मात्रा में पैसे दे रही है, तो राज्य सरकार का जो हिस्सा इंफ्रास्ट्रक्चर में लगता था वो मैन पावर में लगा सकती है। दूसरे विभाग में तो डाइवर्ट करने की बात होनी ही नहीं चाहिए, वरना आपने 100 रुपए वहां से लिए और 100 रुपए यहां से डाइवर्ट कर दिए तो उस विभाग में बढ़ोतरी नहीं होगी। ये एडिशनल 100 रुपए अगर छत्तीसगढ़ में हेल्थ के सेक्टर में आएंगे तो निश्चित रूप से इसका स्वागत है और ये होना चाहिए, लेकिन ये अभी देखना पड़ेगा कि वास्तव में क्या है। मनरेगा में थोड़ी निश्चित निराशा है, जहां 110 लाख करोड़ का प्रावधान पिछले बजट में था, इस बार 73 या 75 हजार करोड़ का हो गया है। तो ये इस समय में कोविड काल में जहां बाहर आना जाना काम के लिए भी प्रभावित हो सकता है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मनरेगा से जो मजबूती मिलती है उस पे ये नकारात्मक साबित। ठीक, ये अपने एक अहम पॉइंट उठाया है। बृजमोहन जी, आपके पास आ रहा हूं। एक तरफ मजदूर कहीं भी जाकर मजदूरी करे, उसको सस्ता खाद्यान्न मिले, इसके लिए 1 कार्ड 1 नेशन योजना को बहुत प्राथमिकता दी गई। दूसरी तरफ मनरेगा में अगर रोजगार नहीं बढ़ेगा या फिर मनरेगा का बजट आप कम कर देंगे, तो उसका मतलब यह है कि फिर आम मजदूर अपने ही इलाके में रहे, वहीं रोजगार की संभावनाएं तलाशे और 1 नेशन 1 कार्ड वो अपने इलाके में ही चलाए। ऐसा है क्या?
मनरेगा का बजट कम नहीं हुआ है। अगर आपकी जानकारी में होगा तो कोरोना काल में 30,000 करोड़ रुपए केंद्र की सरकार ने अतिरिक्त दिए थे और आने वाले समय पर मनरेगा के बजट को कभी भी कोई सरकार कम नहीं करती है और ज्यादा इसका बजट आने वाले समय पर मिल जाएगा। ये बजट मनरेगा के बजट को ना किसी सरकार ने कम किया ना आगे कम करेगी, हमेशा बढ़ता है और आने वाले समय पर यह बढ़ेगा। कोरोना के काल में भी 30,000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा इसके लिए दिया गया था और साथ में जो एक्स्ट्रा भी हमारे मंत्री जी टी.एस. सिंहदेव साहब कह रहे थे, अगर हमको 2.5 गुना पैसा केंद्र सरकार देने तैयार है, पर राज्य सरकार की तैयारी है क्या कि 2.5 गुना पैसा वो दे? छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास के 5.5 लाख आवास मिले और उसकी राज्य सरकार को जो शेयर देना था वो शेयर नहीं दे पाई तो मकान वापस चले गए। तो ऐसी स्थिति नहीं होना चाहिए। राज्य सरकार को भी अपने बजट में, क्योंकि केंद्र की सरकार पॉपुलेशन की दृष्टि से हर स्टेट को पैसा देती है और जितना हमको केंद्र को हमारा टैक्स मिलता है उसका 41-42% पैसा देती है। तो ये तो हमको मालूम है कि हमको किस चीज में कितना पैसा मिलेगा, परंतु हम उन योजनाओं के लिए राज्य के बजट में व्यवस्था करें, इस बात की ज्यादा जरूरत है। बृजमोहन जी, राज्यों की शिकायत है कि हमारे लिए पैसा नहीं बढ़ाया जा रहा। उधर दिल्ली से सरकार के जो मंत्री हैं वहां सिसोदिया साहब, उनकी ये शिकायत है कि 325 करोड़ कई साल से मिल रहा है दिल्ली को, इस बार भी 325 करोड़ ही दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की मांग है कि 5800 करोड़ पिछली बार के बजट के हमारे बचे हुए हैं, वो हमें पैसा दे दीजिए। एक बार हमारा पैसा पहुंच जाए फिर हम भी भागीदारी करेंगे, आप और हम मिलकर राज्य को आगे बढ़ाएंगे। देखिए आसिफ जी, कोई केंद्र और राज्य कोई उपनिवेश नहीं है, ये देश के एक हिस्से हैं। अगर केंद्र सरकार के पास में पैसा होगा तो वो देगी। कोरोना काल में अगर टैक्सेशन कम आया है, पूरे देश की व्यवस्था को बनाए रखना है, अगर अलग अलग राज्य अपने आप को एक उपनिवेश मानता जाएगा और वो अपनी अपनी मांग अलग अलग करेगा, दिल्ली की चिंता है कि देश के सभी राज्यों के साथ में एक जैसा व्यवहार होना चाहिए और दिल्ली की सरकार एक जैसा व्यवहार सभी राज्यों के साथ में कर रही है कि जहां की जैसी पॉपुलेशन है वैसा उनको पैसा दे रही है। खाली छत्तीसगढ़ को नहीं मिला या मध्य प्रदेश को नहीं मिला या आंध्रा को मिल गया, ऐसी स्थिति नहीं है। और इसलिए इस प्रकार की बात करना मुझे लगता है कि संघीय ढांचे को ठेस पहुंचाना है। केंद्र की जिम्मेदारी पूरे देश को चलाने की है। हम लोग राज्य के लोग अपने अपने राज्य की बात करते हैं, परंतु दिल्ली को तो पूरे देश की बात करनी पड़ेगी। और इसलिए मैं चाहता हूं कि हम जब इस प्रकार की डिबेट करें तब उस डिबेट में भी हम देश की चिंता करें, राज्यों की चिंता के साथ साथ। अगर हम एक एक राज्य की चिंता करने लगेंगे तो देश कहीं ना कहीं विस्मृत हो जाएगा। नहीं सर, दरअसल जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर हमारा स्वाभाविक एक आकर्षण हो जाता है कि हम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की चिंता जरूर करें और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को क्या मिला उसमें भी। और बृजमोहन जी, जब आप बैठे मेरे साथ तो मैं ये मानता हूं कि छत्तीसगढ़ की आवाज आप भी रखेंगे केंद्र के सामने, राज्य के सामने। गिरीश जी, मैं आपके पास आ रहा हूं और गिरीश जी मेरा आपसे सवाल ये है सर। निश्चित रूप से ऑटो सेक्टर को बूम मिलेगा निश्चित तौर पर, उसकी वजह एक स्क्रैपिंग पॉलिसी साफ कि 20 साल से ऊपर के पर्सनल और 15 साल से ऊपर के कमर्शियल व्हीकल अब नहीं चलेंगे, स्क्रैप करना पड़ेगा। लेकिन जब आप आम आदमी को प्रेरित कर रहे हैं नए व्हीकल लेने के लिए, पुराने व्हीकल डंप करने के लिए, ऐसे में हम जानते हैं कि भविष्य इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर कोई छूट हमको नहीं मिली, ऑटो लोन में हमको कोई विशेष छूट नहीं मिली। यानी आम आदमी को आप प्रेरित तो कर रहे हैं, कुछ सुविधाएं भी दीजिए ताकि वो नए व्हीकल लेने की तरफ बढ़े। और जैसे ही वो नए व्हीकल लेने की तरफ बढ़ेगा, रोजगार ऑटो सेक्टर में बढ़ेगा, ऑटो सेक्टर बूम करेगा और फिर वो लिक्विडिटी जो बार बार हम कह रहे हैं वो फिर घूमेगी। देखिए आसिफ जी, ये आपने सही कहा कि अगर नए प्रोजेक्ट्स आने हैं और इस तरीके से पुराने वाहनों के बारे में जो सरकार ने ऐलान किया है, अगर नए वाहन खरीदने हैं तो नई जनरेशन के जो वाहन आने हैं उन पर अगर कुछ छूट दी जाती है तो निश्चित रूप से ऑटोमोबाइल सेक्टर को राहत मिलेगी। मैं लेकिन आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा एक और बात पर जो आपने भी कहा था कि हम बाद में बात करेंगे। मैंने कहा कि इसमें न किसी का फायदा है न किसी का घाटा है। उसका एक उदाहरण आप जान लीजिए कि पहले बड़ी चर्चा थी कि आपको राहत मिलेगी, तो राहत तो जैसे नहीं मिली। नया टैक्स, कोविड के नाम पर कोई नया टैक्स नहीं लगा, ये तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आप पेट्रोल डीजल की बात कर लें, जो सबसे बड़ा विषय है, पेट्रोल और डीजल के दाम आज जिस स्थिति में हैं वो कमोबेश वही रहने वाले हैं। सरकार ने एग्रीकल्चर सेक्टर को सहायता देने के लिए जो सेस लगाया है वो सेस आएगा पेट्रोल और डीजल के क्षेत्र से ही।
और उसमें एक्साइज की जगह पर वो सेस जो है वो एडजस्ट हो जाएगा। यानी सरकार ने अपने हेड में अपने खाते में अपनी बैलेंस शीट में तो ये एडजस्टमेंट कर लिया, लेकिन एक्चुअल जो जमीन पर असर इसका होगा कि जो मांग की जा रही थी कि एक्साइज ड्यूटी जो पेट्रोल जो सस्ता हुआ है जिस तरीके से कम किया जाना चाहिए दाम, लेकिन सरकार ने उस एक्साइज ड्यूटी को एडजस्ट किया है एग्रीकल्चर सेक्टर उसमें कीमत पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है, आम जनता को पेट्रोल और डीजल उसी दामों पर मिलेगा। आपने ठीक कहा था, ये फायदे का सौदा नहीं, घाटे का सौदा नहीं। ज्योति जी मैं आपके पास आ रहा हूं। ज्योति जी मेरा आपसे एक सवाल ये कि क्रूड ऑयल की कीमतें क्या अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हम जानते हैं, आम आदमी बेसब्री से इंतजार कर रहा है इस बात का कि जब क्रूड इंटरनेशनली गिर रहा है तो भारत में भी उसमें राहत मिलनी चाहिए। आम आदमी को टैक्स में सीधा स्लैब में कोई राहत नहीं मिल रही, वो दफ्तर जा रहा है आ रहा है, तो ऐसे में अगर आप इन जरियों से अगर कुछ राहत पहुंचा दें तो शायद उसको राहत महसूस हो, वो थोड़ा राहत फील करे। जी, क्रूड ऑयल के दाम कम होने से होते जाते हैं, लेकिन सरकार के पास में आमदनी आय के जरिए नहीं है और उसको आसान टारगेट लगता है पेट्रोल और डीजल। बिल्कुल सही है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम हो जानी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय तुलना में भी देखें, इवन मध्य प्रदेश में तो और राज्यों की तुलना में भी पेट्रोल और डीजल के दाम ज़्यादा हैं। मुझे तो ये भी लगता है कि कृषि पदार्थों के दाम भी संभालने चाहिए ताकि हमें और सस्ती सब्जी मिल जाए। कृषि में भी हमें बहुत सारा काम करने की जरूरत है। इवन हम देखें, कभी प्याज हमें 50 रुपए किलो मिलता है, इस समय प्याज 45 रुपए किलो हमें मिल रहा है, लेकिन एक समय में उतर के वो 10 रुपए 15 रुपए 20 रुपए हो जाता है। किसान को उतना भाव नहीं मिलता है, मध्यस्थ और बिचौलियों को ज्यादा लाभ होता है। तो मुझे तो ये भी लगता है कि स्ट्रक्चर के नाम पर एक इस तरह का चेंज भी होना चाहिए। जैसा आप कह रहे हैं पेट्रोल और डीजल से राहत तो हमें चाहिए ही, वो तो हमारे लिए अनिवार्यता है, लेकिन साथ में हमें घर की चीजों के लिए भी राहत चाहिए, स्पेशली खाने की चीजों के लिए भी राहत और एक महिला होने के नाते भी घर की चिंता बड़ी वाजिब जताई है ज्योति जी ने। अब मेरे पास चूंकि वक्त कम है तो मैं सभी आप मेहमानों से गुजारिश करूंगा कि अपने नंबर तैयार रखें। आउट ऑफ 10 इस बजट को कौन कितने नंबर देता है। मैं शुरुआत करता हूं सीनियर तरफ से, मैं आता हूं टी.एस. सिंहदेव साहब, आउट ऑफ 10 इस बजट को कितने नंबर देंगे सर आप ओवरऑल? 5 आउट ऑफ 10। मैं समझा नहीं सर, सॉरी। 5, 10 में से 5। अच्छा, ये विपक्ष में रहते हुए भी सर आपने काफी नंबर दे दिए। बीजेपी इसको देखकर भी उत्साहित होगी और ये आपकी साफ गोई है जो आप 5 नंबर दे रहे हैं। ज्योति जी आपका आकलन बहुत अहम होगा, आप नंबर बताइए मैम। आसिफ जी मैं तो 7.5 दूंगी या 8 और डिस्टिंक्शन के साथ दूंगी, केवल कुछ ही कमियां हैं उसमें। ठीक, उस पर हम बात कर चुके हैं, सिर्फ नंबर पूछ रहा हूं। कुणाल भाई आप? देखिए, वैसे तो मुझे थोड़ा बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। आज तो आपने बात ही नहीं करी मेरे से, कुछ बातों पे मुझे करनी थी, पर इस 10 नंबरी सरकार को 2 नंबरी बजट के लिए बधाई देना चाहूंगा कि 2 नंबरी जिस प्रकार का बजट दिया, जिस प्रकार से मैं कई बातें आपने मेरे को पहली बार टोक दिया, फिर पूरी बात ही नहीं करने दी कि सैनिक स्कूलों को प्राइवेटाइजेशन कराया जा रहा है, 74% उसके ऊपर FDI को खोला जा रहा है जो 49% पे डांस करते हैं। कमेंट्स ठीक है, देखिए कुणाल भाई आप ही की पार्टी से चुनावी राज्यों सीनियर लीडर हमारे साथ है, जैसा बिहार के लिए था। आप मानते हैं तजुर्बा ज्यादा है तो वहां से ज्यादा बेस्ट एग्जांपल आ सकते थे, बातें आ सकती थी। मैं नंबर पूछ रहा हूं कुणाल भाई आपसे कि नंबर क्या देंगे? 2 नंबरी आपने कहा, तो ये 2 नंबरी तंज है या नंबर है? मैंने क्या कहा? 10 नंबरी सरकार को 2 नंबरी बजट। ठीक, ये तो एकदम फेल कर दिया आपने सरकार को। गिरीश जी आपके पास आ रहा हूं सर, 10 में से? नहीं, स्पष्ट है, मिला क्या मतलब रखो। गिरीश सर 10 में से? 7। ब्रिजमोहन जी 10 में से 10 या 11? देखिए, वर्तमान परिस्थितियों में +10 होना चाहिए। ठीक है सर। गुलरेज जी 10 में से? देखिए, मैं तो ऑफिशियल प्रवक्ता हूं भाजपा का, इसलिए मैं इस पे ये उत्तर नहीं दूंगा, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि ये जो बजट है यह बोल्ड है और रिफॉर्मिस्ट बजट है, लोक लुभावन नहीं है। ठीक सर, मैं समझ गया। ये आप 9.5 या 9:45 के आसपास की आप रेटिंग दे रहे हैं। कुछ चीजें मुझे अपने आप भी जोड़नी पड़ती हैं। मेरी कॉपी में खुद चेक नहीं करूंगा ना। बहुत धन्यवाद आपका गुलरेज जी, बहुत धन्यवाद आपका ब्रिजमोहन जी, टी.एस. सिंहदेव साहब बहुत शुक्रिया आपका, गिरीश सर, ज्योति मैम, कुणाल भाई बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ने के लिए।